explain any 10 incomes exempt from tax. Now हमने सेफ्टी के लिए 19 दिए हैं, आप कोई भी 10 लिख सकते हो और मैं 19 के 19 एक्सप्लेन करूंगा और फिर एग्जाम में कौन से लिखने चाहिए वो भी बताऊंगा, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी आना जरूरी है। अभी ये जो वर्ड एग्जेम्प्ट, ये वर्ड बताता है कि ये जो पर्टिकुलर इनकम है वो आपके इनकम में जुड़ेगा ही नहीं, वो स्टार्टिंग से ही माफ है। अब एक फर्क समझो डिडक्शन का। डिडक्शन में जैसे आप LIC में इन्वेस्ट करते हो तो आपका इनकम जैसे कि 1.5 लाख तक माफ है, आपका 8 लाख इनकम है तो 1.5 लाख माफ होकर 6.5 लाख हो जाएगा। सो डिडक्शन आपका ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस करता है जो सेक्शन 80 में आता है। लेकिन एग्जेम्पशन इन द फर्स्ट प्लेस आपके इनकम में जुड़ेगा ही नहीं, वो एक्सप्रेसली गवर्नमेंट ने क्या किया है, माफ किया है। एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है। इकोनॉमिक्स में एक होता है, इनकम टैक्स में एक होता है इंक्लूसिव और एक होता है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब लिमिटेड, इंक्लूसिव मतलब कुछ भी शामिल किया जा सकता है। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है कि इसके बाहर आपको माफ नहीं मिलेगा, और ये सारा एग्जेम्पशन किस में आता है, सेक्शन 10 में आता है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम के लिए हमने करीबन 19 चुने, बट दे विल आस्क एनी 10। 12 से 15 लिखा, सिर्फ उन लोगों ने खुद ने बोला आप कोई भी 10 बोलो तो आप 10 लिखना, लेकिन उन लोगों ने बोला गिव लिस्ट ऑफ इनकम विच आर एग्जेम्प्ट टू टैक्स, तो 12 से 15 बोल देना। वैसे 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो एनी 10 मतलब एक मार्क के हिसाब से 10 बैठता है। सो इंट्रोडक्शन में क्या बोलोगे या मीनिंग में क्या बोलोगे, एग्जेम्प्ट इनकम है जो इनकम टैक्स में शामिल ही नहीं किया जाता, मतलब टैक्स लगना नहीं है। टैक्स लगने के लिए वो इनकम अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 पहले क्या होना चाहिए, इनकम में जुड़ना चाहिए। इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बेसिक लेवल पे ही इनकम में जुड़ रहा नहीं है। सेक्शन 10 के दायरे में आता है, एक एक करके हम देखेंगे। पहला कौन सा है, एग्रीकल्चर इनकम। नाउ सबसे पहले तो एग्रीकल्चर इनकम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है कि उसमें इनकम टैक्स वो कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है। बट इफ यू सी उसमें 3 लिस्ट आते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आप 7वें शेड्यूल में जाओगे तो वहां पे एक एंट्री नंबर आई थिंक 84 है, वो क्या बोलता है, टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, इनकम टैक्स का टैक्स जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है आप इनकम टैक्स लगाओ एग्रीकल्चर इनकम छोड़ के। इनकम टैक्स लगभग हर चीज में टैक्स इसको जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, 1 लाख करोड़ महीने का पकड़ लो। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको दिया है, स्टेट गवर्नमेंट को। सो एग्रीकल्चर पे जो भी टैक्स आएगा वो कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। इसलिए सिंस इनकम टैक्स में एग्रीकल्चर इनकम सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में नहीं है, तो उन्होंने क्या किया है, टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, यदि वो एग्रीकल्चर इनकम के डेफिनेशन में आता है। एग्रीकल्चर का डेफिनेशन क्या बोलता है, मैंने ऊपर बताया कि एक जमीन होना चाहिए, उसमें आप पानी डालोगे, सीड्स डालोगे, फिर फसल उगेगा, फिर काटोगे, उसके बाद आप जैसे तंबाकू के पत्तियां गीले रहते हैं, जब आप उसको ड्राइंग प्रोसेस करते हो तो मार्केट स्वीकारता है, तो ड्राइंग प्रोसेस एक फैक्ट्री प्रोसेस है, तो ये फैक्ट्री प्रोसेस को भी एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे क्योंकि मार्केट के लिए वो फिट करने के लिए। और आपके एग्रीकल्चर एरिया में कोई फार्म हाउस है जहाँ पे आप रहते हो या फसल का अनाज रखते हो उसमें, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। एग्रीकल्चर इनकम में आपको रेंट रेवेन्यू दोनों माफ है। तो बेसिक माफ करने का कारण यह है
कि कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट को एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर का टैक्स लगाने का अधिकार किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। अच्छा, इंडिया में 29 स्टेट्स है, कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगाता नहीं है। क्यों? वोट चले जाएंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी माफ किया हुआ है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा सकता है। पेट्रोल पे स्टेट गवर्नमेंट भी लगाता है। जो दारू है, स्टेट एक्साइज बोलते हैं, दारू पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार नहीं है, वो कौन लगाता है? स्टेट एक्साइज। इसलिए अलग अलग दारू के रेट्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहेंगे, क्योंकि हर स्टेट अपने मर्जी के हिसाब से लगाता है। पहला हुआ क्लियर एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा, अमाउंट रिसीव्ड एज शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम एचयूएफ। अब एचयूएफ क्या है मैंने ऑलरेडी बताया था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। वर्ल्ड में कहीं नहीं है, सिर्फ इंडिया में है। हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट ये इसके मेंबर बन सकते हैं। हेड इज कर्ता, बाकी लोग को को पार्टनर बोलते हैं। लेट अस एज्यूम कि एक एचयूएफ में कितने मेंबर्स हैं? 4 मेंबर्स हैं। एचयूएफ का इनकम आता है 10 लाख रुपया। 10 लाख में टैक्स बैठेगा करीबन 1,15,000। मैं राउंड फिगर कर देता हूं, 1 लाख। तो कितना टैक्स लगा है एचयूएफ को? 1 लाख। सो 1 लाख पे 1 लाख लगने के 10 लाख पे 1 लाख लगने के बाद कितना बचा? वो कितने लोग के बीच बांटा जाएगा? 4 लाख। 4 लोगों के बीच में। तो कितना होगा पर हेड? 2.25 लाख ना। ये 2.25 लाख ए बी सी डी के को मिल रहा है। क्वेश्चन ये है कि मिस्टर ए को जो 2.25 लाख मिल रहा है, क्या उसको टैक्स लगेगा? क्योंकि उसके लिए वो इनकम है, लेकिन टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ओरिजिनली 10 लाख पे लग चुका है। डबल टैक्सेशन या सेम इनकम पे 2 टैक्सेशन नहीं लगता है। तो इसलिए एचयूएफ के मेंबर्स को एचयूएफ का इनकम जो टैक्स लगने के बाद मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, क्योंकि ओरिजिनल टैक्स भर दिया है। आया समझ में? सेम लॉजिक अप्लाई होता है पार्टनरशिप फर्म को, बट पार्टनरशिप फर्म पे टैक्स रेट क्या है? फ्लैट रेट है। सेम पार्टनरशिप में 2 पार्टनर्स है, 10 लाख का इनकम है। 10 लाख पे टैक्स कितना बैठेगा? 30%, 3 लाख। कितना बचा? 7 लाख। दोनों ने बांट लिया 3.5 लाख, 3.5 लाख। क्या इन पे 3.5 लाख पे टैक्स बैठेगा? द आंसर इज नो। क्यों? वो ऑलरेडी टैक्स है। तो ये आप जरूर कर लेना, क्योंकि 2 और 2A ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट टू नॉन रेसिडेंट्स। अब मैंने रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। तो नॉन रेसिडेंट जो है, पहली बात तो क्या शब्द यूज किया है? इंटरेस्ट टू नॉन रेसिडेंट। ठीक है। सो जो नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, उस पे सेक्शन 10 सब सेक्शन 4 के तहत क्यों माफ है? नॉन रेसिडेंट कौन है? जो अनिवासी भारतीय है। यदि वो स्पेसिफिक बॉन्ड्स, जो गवर्नमेंट का कहा गया हुआ बॉन्ड्स यदि खरीदता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला है, वैसे तो बॉन्ड्स बहुत सारे हैं, नाबार्ड के बॉन्ड्स, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बॉन्ड्स, ऑयल बॉन्ड्स, डिफेंस बॉन्ड्स, तो गवर्नमेंट ने लिस्ट किया कि ये बॉन्ड माफ है और नॉन रेसिडेंट को, भारतीय को नहीं, नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। भारतीय नागरिक को टैक्स लगेगा इंटरेस्ट पे, वो नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। उसको जो इंटरेस्ट मिला है, यदि वो स्पेसिफाइड बॉन्ड है और ये नॉन रेसिडेंट स्पेसिफाइड बॉन्ड खरीदता है, तो वो उसका इंटरेस्ट टैक्स फ्री हो जाएगा। क्योंकि लॉजिक क्या है इसका? नॉन रेसिडेंट पैसा भारत में लेकर आ रहा है, भारत को क्या मिल रहा है? फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपको इसका इंटरेस्ट माफ कर देते हैं। आप अमेरिका में चले जाओ या यूरोप में चले जाओ, आपको सेविंग्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है? या 0 या 1%। और अमेरिका में आपने मुझे चेक दिया, ठीक है, आपको 2,500 रुपए का चार्ज लगेगा।
आप जब चेक ट्रांसफर करते हो 2 दिन लगता है और 2,500 रुपए का चार्ज है। इंडिया में आप यूपीआई में 2 सेकंड में पे कर देते हो, आपका चार्ज कितना है? जीरो। सो इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कितना एडवांस्ड है। तो वहां पे चार्जेस है ये सब चीजों के। एट द सेम टाइम आपको सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट बहुत कम है या लगभग नहीं है। इनफैक्ट कुछ जगह पे तो बैंक्स आपसे चार्ज करते हैं कि आपने पैसा रखा है तो आपको ब्याज देना पड़ेगा चार्ज रखने के लिए। आई थिंक जापान में शायद ये केस है। सो बिकॉज नॉन रेजिडेंट के पास पैसा है और वो देश उसको ब्याज कुछ भी नहीं दे रहा है, तो वो इंडिया में पैसा ट्रांसफर करेगा तो उसको इंटरेस्ट जो मिलेगा एटलीस्ट 4 और 6% के बीच में रहता है। सो वो क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। नेक्स्ट एलटीसी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये 10 सबसेक्शन 5 में आता है। पहली बात तो आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कंपनी साल में एम्प्लॉय को 20,000, 25 या 50, तुम्हारा जैसे स्टेटस है कंपनी में, जैसे पोजीशन है, आप मैनेजर होंगे तो ज्यादा होगा, तो 40, 50, 50,000 रुपीज देती है कि आप साल में कहीं पे भी घूम के आओ। इट्स लाइक अ ट्रैवल मनी। ट्रैवल इन द सेंस कि उसको एलटीसी बोलते हैं। ट्रैवल मतलब आप क्लाइंट से मिलने जा रहे हो वो अलग है, वो कन्वेंस और ट्रैवल में आएगा। ये एलटीसी लीव ट्रैवल अलाउंस है। इसके कायदे बहुत क्लियर है। पहली बात, आप सिर्फ इंडिया में घूमोगे, आप इंडिया के बाहर घूमे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, आप सपोजली आप गोवा जाते हो, आपका फ्लाइट है नासिक टू गोवा, टिकट रेट आज निकालोगे तो 4-5-6 हज़ार रहेगा, लेकिन 1 महीने पहले निकालोगे तो आपको 3,500-4,000 में वन वे टिकट मिल जाएगा। तो लीव ट्रैवल कंसेशन में पहले तो समझो, आपका जब घूमने का प्लान होगा, आप यहाँ से गोवा जाओगे, होटल में रुकोगे, वहां का नॉर्थ गोवा साउथ गोवा आप घूमोगे, लेकिन एम्प्लॉयर ने आपको कितना दिया है? 50,000। आपका 50,000 एज फैमिली होटल स्टे ट्रैवल में हो जाएगा। लेकिन इनकम टैक्स में माफ कितना है? इनकम टैक्स बोलते हैं आप इंडिया में कहीं पे भी जाओ, इफ यू गो बाय एरोप्लेन तो इकोनॉमी क्लास का जो टिकट फेयर आपको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। आप बच नहीं पाओगे, आपको प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। नंबर 2, आप ट्रेन में जाओगे तो फर्स्ट क्लास एयर कंडीशनड, अब राजधानी में जाओगे दिल्ली तो आपको 4,000, 4,500। आजकल फ्लेक्सी प्राइसिंग है, बदलते रहता है। या आप बस में जाओगे तो एसी वीडियो कोच ज्यादा से ज्यादा यहाँ से गोवा का 2,000, उससे दूर आप जाओगे नहीं, क्योंकि फिर 700 किलोमीटर को 12 से 15 घंटे लगता है, ज्यादा दूर तो आप थक जाओगे। तो सिर्फ टिकट फेयर माफ है, होटल स्टे माफ है नहीं, घूमने का माफ है नहीं। यहां से एरोप्लेन में गोवा जाओगे 3,500 जाने का, 3,500 आने का, 7,000 रुपया ही माफ मिलेगा। बाकी 50,000 में माफ 7,000, 43,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, फैमिली का माफ है, लेकिन इंटरनल ट्रैवलिंग होटल माफ नहीं है। आप जाते ही नहीं हो घूमने, पूरा का पूरा 50,000 इनकम में जुड़ेगा, माफ कुछ भी नहीं देगा। अच्छा, गवर्नमेंट ने बोला है आप 4 साल लगातार नहीं गए तो 5वें साल पूरा 50,000 माफ होगा। 4 लेकिन साल आपने क्लेम नहीं करना चाहिए, आपने टैक्स भरना चाहिए। पर आजकल कोविड के बाद हर कोई घूमना चाहता है, तो ये तो क्लॉज लागू लोग करेंगे ही नहीं। आया समझ में? तो एलटीसी माफ कितना है? ओनली ट्रैवल फेयर, वो भी विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया में माफ कुछ भी नहीं। उसमें भी एरोप्लेन आप बिजनेस क्लास में सफर करो, माफ सिर्फ इकोनॉमी क्लास के टिकट्स होंगे। एरो ट्रेन में आप सेकंड क्लास पे गए तो आप फर्स्ट क्लास क्लेम नहीं कर सकते, जो टिकट आपको बिल सबमिट करना पड़ेगा। आया समझ में? कॉम्पनसेशन रिसीव्ड इन केस ऑफ एनी डिजास्टर, मैं आपको लाइव केस देता हूं। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 1984, 80s में हुआ था।
आप जब भोपाल में जाओगे, मैं कुछ समय पहले गया था, तो वो जहाँ डिजास्टर हुआ था वो रोड में, वो बोलते ना, वहां पे एक मूर्ति बनाई है और वो फैक्ट्री इज क्लोज्ड, मतलब कुछ काम नहीं होता है उधर। तो तब से लेकर आज तक गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन दे रही है। 40 साल हुए फिर भी कॉम्पनसेशन लोगों को मिल रहा है। तो एवरी मंथ दे देगी वो? हाँ, मुझे लगता है एवरी मंथ या एवरी साल का वो चेक करना पड़ेगा। वो कॉम्पनसेशन रकम ऑनलाइन जाकर चेक करना पड़ेगा कितना, लेकिन वो कॉम्पनसेशन आज भी मिलता है। क्योंकि जो लोग बच गए फिर वो लोग कैंसर और ये सब के शिकार। न्यूक्लियर डिजास्टर में मेजॉरिटी लोग को, जहाँ पे न्यूक्लियर डिजास्टर होता है, रेडियो एक्टिव रहते ना, उसको 10 साल बाद लोगों को कैंसर होता है। कुछ लोग में ज्यादा बॉडी में कनेक्ट हुआ तो जल्दी होता है, वरना 10 साल। अब लोग बोलते हैं कचरा क्यों नहीं हटाते। जो कचरा है ना रेडियो एक्टिव का, जो कितना साल लगता है पता है? यदि आपने हटाया नहीं तो अपने आप हिल जाएगा ना वहां से। तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को फ्री होने कितना टाइम लगता है पता है आपको? अंदाजा है? इट विल टेक अराउंड 2 लाख ईयर्स टू रिमूव द, या ऑटोमेटिक जाने के लिए 2 लाख साल लगेगा। और हर जगह पे रेडियो एक्टिव वहां पे, जापान ले लो, वो फुकुशा, क्या ना, फुकुशिनामा डिजास्टर, मुझे प्रोनाउंस नहीं जम रहा है, प्लस चेरनोबिल तो सब जानते हैं। चेरनोबिल का डॉक्यूमेंट्री मैंने देखा था। इट विल टेक अराउंड 20,000 ईयर्स जस्ट टू रिमूव द, बोलते हैं ना, द न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव थिंग्स फ्रॉम देम। तो गवर्नमेंट ने जो मशीनरी है उसके ऊपर एक छत लगाई, एक और डोम का पूरा पैक करके उसको सील कर देंगे। वो जमीन के नीचे गाड़ देते, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो आपको सुनामी या रेलवे एक्सीडेंट, अभी इंदौर में एक मंदिर में 36 लोग कुएं में गिर गए, 36 लोग डेड हो गए। तो आई थिंक 2 लाख रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफर किया, वो 2 लाख रुपए टैक्स फ्री हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीट्स फ्रॉम LIC। क्या होता है, लोग पॉलिसी निकालते हैं LIC का, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। 20-25 साल बाद आपको एक लमसम मिलेगा, 5 लाख, 10 लाख। ठीक है, सो जब आपको LIC का जो पॉलिसी का रकम मिलता है वो पूरे तरीके से क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। फिर उसी प्रकार से स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के लिए है, वो भी आपको जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है वो आपको इनकम पे काउंट नहीं होगा। हालांकि ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड जब हम सैलरी देखेंगे तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, वैरायटी है। उसमें स्टैट्यूटरी खास करके गवर्नमेंट के लिए। तो ये पॉइंट आपने स्किप किया तो भी चलेगा, लेकिन जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है आपके स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के लिए वो माफ रहेगा। जैसे LTC का ट्रैवल एलिमेंट माफ था, उसी प्रकार से इसका नॉर्मली 10% मिलता है आपको। और अभी गवर्नमेंट ने बढ़ाया भी है प्रोविडेंट फंड का, अभी रिसेंटली 1-2% बढ़ा के दिया। रिसीट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये आप जरूर करोगे, क्योंकि जब हम सैलरी चैप्टर लोगे, सैलरी चैप्टर में 5th आना ही है। ठीक है, LTC सैलरी में मिलता है, फिर 9th और 10th मिलता है, 9th, 10th और 11th, मतलब 10 में से 4 पॉइंट तो सैलरी में वैसे भी आना है, तो ये 4 पॉइंट तो आप लिखोगे। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से आपको सी कैसे होता है, रिकॉग्नाइज मतलब विच इज रिकॉग्नाइज बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। आपका मंथली सैलरी 1 लाख, उसमें एम्प्लॉयर बोलता है कि ठीक है हम 12,000 हर महीना कंट्रीब्यूट करेंगे, और फिर वो जमा होता है, रिटायरमेंट के टाइम में आपको एक साथ दे दिया जाता है। आया समझ में? तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको 12% ऑफ सैलरी तक माफ है। व्हाट इज सैलरी? बेसिक, DA, कमीशन, वो सैलरी में हम देखेंगे। तो आप एक जगह नौकरी करते हो, रिलायंस ने बाइफर्केशन किया है, आपका सैलरी 1 लाख कैसे बना, बेसिक, DA, बोनस, कमीशन, एक लाइन है, उसमें 12,000 जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है वो आपको माफ मिलेगा।
कभी भी प्रोविडेंट फंड में रिकग्नाइज में एम्प्लॉय भी इक्वल कंट्रीब्यूट करता है। 12,000 एम्प्लॉय करेगा, 12,000 एम्प्लॉय करेगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। जो 12,000 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा वो 12% तक माफ है, जो भी आपका सैलरी। एम्प्लॉय जो करेगा वो उसका इनकम ही नहीं है, आप अपने जेब से दे रहे हैं, तो उसमें आपको सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इसलिए वर्ड क्या किया है, एम्प्लॉयर। ये देखो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय नहीं बोला है, समझा? तो आपने जो कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉयर ने और एम्प्लॉय ने, वो एक फंड में जाएगा, उस फंड से आपको ब्याज मिलेगा, और ब्याज कितने तक माफ है, 9.5% तक माफ है। समझ में आ रहा है? एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, आपने कंट्रीब्यूट किया, वो एक फंड में गया, फंड अभी आप निकाल नहीं सकते, वो फंड में आपका इंटरेस्ट हर साल मिलते रहेगा, और वो इंटरेस्ट 9.5% तक माफ है। लेकिन 9.5% नहीं मिलता ब्याज, 7-7.5% पकड़ लो आज की तारीख, ठीक है? तो 9.5% के अंदर है तो पूरा ब्याज भी माफ हो जाएगा। जैसे मतलब अगर 12% है, मतलब इन और 24% सैलरी ऐसे होगी ऐसा? आप जो कंट्रीब्यूट करते हो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, आप कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है? वो कट के 12% कटता है, आप अपने जेब से अलग से डालते हैं। हाँ वही ना, हाँ, 12% मतलब सेम ही कटता है ना तो वो आपको नेट, इसलिए टेक होम सैलरी अलग होता है। आप समझो CTC 5 लाख है, लेकिन टेक होम होगा 4.25 लाख, 4.5 लाख। अब समझ में आया? कंपनी कभी भी बताएगी हम आपको CTC 5 लाख दे रहे होंगे, लेकिन एम्प्लॉय क्या देखना चाहेगा, टेक होम कितना है। टेक होम 15-20% काट लो, 4 लाख 4.25 लाख आएगा। लेकिन आप ये जो PF में जो पैसा जा रहा है, ये बोलते ना आपका ही है, लेकिन एक प्रकार का आपके रिटायरमेंट के लिए बाजू में किया जा रहा है। आया समझ में? HRA अगेन ये सैलरी में समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो आधा घंटा लग जाएगा, लेकिन ये क्या है बता दूं। आप रहते हो नासिक में, जॉब के लिए लोग पुणे, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद प्रेफर करते हैं। आप पुणे जाते हो, आपका पुणे में घर है नहीं है, तो पुणे में 10,000 भाड़ा तो होगा। एम्प्लॉयर बोलता है ये आप भाड़े के घर में रहो, हम आपको 12,000 भाड़ा देंगे, आप 15, 20, 10 जहां आपको रहना है रहो। तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है हाउस रेंट अलाउंस आपको, उसमें से कुछ माफ होएगा बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। लेकिन आपका खुद का घर रहा और HRA मिल रहा है तो फुल्ली टैक्सेबल है। सीधी बात है ना? लेकिन आजकल आधार कार्ड ये सबसे ट्रैक हो जाता है। आप कंपनी ज्वाइन करोगे आधार कार्ड देना पड़ेगा। वैसे इसलिए तो आधार कार्ड और सब लिंकिंग किया गया है। एट द एंड ऑफ द ईयर आपका संपत्ति क्या है गवर्नमेंट को पता रहता है। यदि छुप गया तो बच गए, लेकिन वो इलीगल है देखा जाए तो, पकड़े गए तो पेनल्टी सब लागू हो जाएगा। समझ में आया HRA? फिर स्पेशल अलाउंस, उसमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, एक लिस्ट है। जैसे आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एम्प्लॉयर बोलता है हम आपको महीने का 500 रुपये देंगे बिकॉज आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। तो स्पेशल अलाउंस के तहत गवर्नमेंट बोलता है कि एम्प्लॉयर ने 500 रुपये दिया, हम माफ करेंगे 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चाइल्ड। और हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ये माफ होगा, इतना ऊपर का टैक्स लगेगा, ठीक है? वो एक लिस्ट है, बस ये भी सैलरी में आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको स्कॉलरशिप मिला है, मेरे एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिला था, जहाँ पे जैसे इंडो जर्मन है, उनका MBA मुंबई में, तो कोई कंपनी आपको, आई थिंक सीमेंस कंपनी या बॉश कंपनी ने आपको स्कॉलरशिप दिया कि ये 5 लाख हम आपका स्कॉलरशिप का भर रहे हैं। 5 लाख आपके लिए इनकम हुआ, लेकिन वो पढ़ाई के लिए कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, इसमें कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, बुक्स, हॉस्टल, सब फूड सब आ जाता है। कितना माफ रहेगा? पूरा माफ रहेगा। ये बहुत अच्छा कर दिया गवर्नमेंट ने, स्कॉलरशिप माफ कर दिया डिजर्विंग स्टूडेंट। फिर गवर्नमेंट MP और MLAs को डेली कॉन्स्टिट्यूएंसी ये जो अलाउंस मिलता है तो गवर्नमेंट ने, मेरे टाइम में 2000 तक माफ था, अभी सब हट गया, पूरा माफ है लगभग। और गजब पैसा मिलता है गवर्नमेंट को। जो MPs है, लाख 1.25 लाख तो उनको आराम से मिलता है। हाँ, फ्री टेलीफोन अलाउंस,
ट्रैवल अलाउंस वाला देता है, ऑफिस एक्सपेंडिचर पर किलोमीटर 15-20 रुपए कुछ तो मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। अवार्ड्स रिसीव्ड इन कैश और काइंड, इसमें कोई आपको स्पोर्ट्स का 5 लाख रुपए मिला कैश या काइंड तो वो माफ है। मतलब सर अपनी लोग जो भी क्रिकेट टीम जो खेलते हैं क्रिकेट उनको अगर जो कोई चीज के मिलता है तो वो टैक्स होता है? नहीं नहीं, वो टैक्सेबल है, टैक्सेबल कैश। अवार्ड अवार्ड एक टाइप का वो अवार्ड सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। अच्छा ओके सर। दूसरे अवार्ड लाख रुपए का वो दिखाता ना भाई, वो इनकम में जुड़ेगा। हाँ वो कैसे जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, और वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा भी नहीं, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा, क्योंकि क्रिकेटर्स प्रोफेशनल है, प्रोफेशन है, अलग में आएगा और वो पूरा का पूरा इनकम में जुड़ेगा। और उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है वो चैप्टर ही अलग है। बट यदि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब मिलिट्री का हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, उसके नीचे महावीर चक्र आता है, या पद्म विभूषण, ये जो है ना कैश और काइंड, पद्म विभूषण, ऐसे भारत रत्न मुझे लगता है सिविलियंस के लिए हाईएस्ट अवार्ड है, और मिलिट्री के लिए परमवीर चक्र हाईएस्ट है। तो ऐसे महावीर चक्र, वीर चक्र बहुत सारे हैं, ये सब टैक्स फ्री। इनको पेंशन मिलता है वो भी माफ होता है, परमवीर चक्र वाले को पेंशन भी टैक्स फ्री रहेगा। लेकिन परमवीर चक्र आज़ादी के 75 साल में मुश्किल से 30-40 लोग को ही दिया है, वो ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव को ही मिलता है, इतना आसानी से नहीं मिलता परमवीर चक्र। बाकी म्यूचुअल फंड से आपको वो इनकम मिला ये मत जोड़ना, क्योंकि अभी कायदे जैसे बदल रहे हैं। हाँ, म्यूनसिपलिटी को म्यूनसिपल एरिया में हाउस प्रॉपर्टी, जो हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, म्यूनसिपल एरिया के बाद को धंधा किया, पानी इलेक्ट्रिसिटी छोड़ के, उस पर टैक्स है, बाकी सब माफ है। म्यूनसिपलिटी गवर्नमेंट नहीं है, वो गवर्नमेंट को मदद करता है, लेकिन लगभग उसको सब माफ है। ठीक है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, आईसी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस है, तो इनको माफ रहेगा क्योंकि उनका उद्देश्य सर्विस है, प्रॉफिट। और माइनर क्लब, एक छोटा एक बेटा है, उसने कमाया तो उसका इनकम बाप के इनकम में क्लब होगा और बाप को 1,500 रुपये माफ होगा। लेकिन वो बच्चा ने अपने स्किल से कमाया, एक्टिंग से, तो बच्चे को अलग से टैक्स भरना पड़ेगा, बाप को नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दादा ने बेटे के नाम पर जो 18 साल से कम है, लाख रुपए का एफडी किया, उसमें 4,000 इनकम आता है, तो 4,000 फादर को भरना पड़ेगा, क्योंकि बेटे ने अपने स्किल से नहीं कमाया, तो 4,000 में 1,500 माफ होगा। तो ये क्लबिंग ऑफ इनकम है। इसमें और बहुत सारे डायमेंशन है, पूरा चैप्टर है, बट तुमको सिलेबस में नहीं है, तो कोई भी 10 आप अपने चॉइस का चुन सकते हो इसमें और कर सकते हो। मेरा एडवाइस है, जो सैलरी के ना एचआरए, प्रोविडेंट फंड, स्पेशल अलाउंस, ये खास एलटीसी, ये खास करके 4 तो ऑटोमेटिक सैलरी में आ ही जाएंगे, और पहले 3 तो आसान है, एग्रीकल्चर और ये एचएफ और ये भी आसान है, तो 7 तो ऐसे ही लर्न हो जाएंगे। तो ये था इनकम एग्जैम्प्ट फ्रॉम टैक्स।